हेलो गाइस, आई एम अक्षय भसीन एंड ये जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है मेरी प्रीवियस वीडियो का ही। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के बारे में, और हमने उसके अंदर सेक्शन 136 137 तक ही हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसके अंदर हमने चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और आपका री एग्जामिनेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो बात करते हैं कि ये तो हमने पढ़ लिए। उसके बाद सेक्शन 138 जो है वो हमें डिक्लेयर करता है कि जी पहले क्या होगा। पहले आपका होगा जी एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद होगा क्रॉस एग्जामिनेशन और उसके बाद री एग्जामिनेशन ऑन डिजायर। तो ये तो था सेक्शन 138 हमारा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 139 की। 139 कहते हैं कि जी यदि किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट मंगाने के लिए कहा जाता है, तो बात ये उठती है कि क्या वो व्यक्ति विटनेस कहलाएगा जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके लिए एक केस भी है और हमारे पास साक्षात लॉ भी है, स्टैट्यूट भी है। केस का नाम था आर वर्सेस सिशाया। तो इसके अंदर ये हेल्ड था, प्लस इस सेक्शन में भी यही हेल्ड है कि जो भी व्यक्ति, एनी पर्सन who is summoned to produce the document will not become a witness. वो witness नहीं माना जाएगा। But if there is an omission in producing the documents which are ordered by the court, then an FIR under section 174 will be registered against that person. तो ये तो है हमारा सेक्शन 139 कि जो व्यक्ति, एनी पर्सन हु इज समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी अ विटनेस। अब बात करते हैं हम सेक्शन 141 की, दैट इज द लीडिंग क्वेश्चन। हमने अभी लास्ट में डिस्कस किया था एग्जामिनेशन इन चीफ के बारे में। अब एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर हम पूछते क्या हैं, हमने ये डिस्कस किया था, और हमने उसके अंदर एक चीज बात की थी, लीडिंग क्वेश्चंस की। तो दैट लीडिंग क्वेश्चन इज सेक्शन 141। अब मैं किसी भी व्यक्ति का एग्जामिनेशन इन चीफ करता हूं तो मैं उससे क्या सवाल पूछूंगा और क्या सवाल नहीं पूछूंगा, ये हमें बताता है सेक्शन 141 एंड 142। तो अकॉर्डिंग टू लॉ, लीडिंग क्वेश्चन वी कैन नॉट आस्क, बट व्हाट इज द लीडिंग क्वेश्चन? द मेन क्वेश्चन अराइज कि लीडिंग क्वेश्चन है क्या। सो लीडिंग क्वेश्चन को हम अगर डिफाइन करें तो उसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो इस तरीके से उस व्यक्ति से पूछा जाए कि उस क्वेश्चन के अंदर ही कोई हिंट या फिर कोई सजेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से हमें, मतलब उसका आंसर उसको मिले। सपोज कि मैंने विटनेस से पूछा कि क्या तुम कल पार्टी में गए थे, और एक मैंने सवाल पूछा कि कल तुम कहां थे। तो कल तुम कहां थे इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा हिंट या कुछ नहीं है। पर कल तुम पार्टी में गए थे, इसके अंदर क्या है कि एक हिंट है, आंसर छुपा कि कल मैं पार्टी में गया था। ऑल्दो ये दोनों लीडिंग क्वेश्चन माने जा भी सकते और नहीं भी माने जा सकते इन डिफरेंट सिचुएशन। आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल एग्जांपल कि कब हम लीडिंग क्वेश्चन बनता है और कब जब हम पूछते हैं तो लीडिंग क्वेश्चन बनता है, कब नहीं बनता है। सो अगर मैं डायरेक्टली उससे पूछता हूँ कि क्या कल तुमने लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी, तो ये तो लीडिंग क्वेश्चन बन गया। मैंने इसी के अपने क्वेश्चन के अंदर एक आंसर भी छोड़ दिया, देयर इज अ हिंट, जो आंसर उसका हिंट है इसके अंदर। और मैं पूछूं कल तुमने क्या पहना था, या कल तुमने कौन सी शर्ट पहनी थी, कौन सी कलर की पहनी थी। मैं ये पूछूं क्या तुमने कल लाल रंग की टी शर्ट पहनी थी या शर्ट पहनी थी, तो दैट विल बी अ लीडिंग क्वेश्चन। कल तुमने क्या पहना था इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन। तो ये है लीडिंग क्वेश्चन का एक डेफिनेशन, एक रीजनेबल रूप में। बट अगर मैं बात करूं बेंथम की, द ज्यूरिस्ट बेंथम, अकॉर्डिंग टू हिम लीडिंग क्वेश्चन कैन बी डिफाइंड टू बी अ वन व्हेन इट इंडिकेट्स टू अ विटनेस द रियल or supposed fact which the examiner expect and desire to have confirmed by the answer. इसका मतलब वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो
बेसिकली विटनेस को पुट अप किया जाए द रियल और सपोज फैक्ट जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है और डिजायर कर रहा है या चाह रहा है कि उसका वो आंसर उस क्वेश्चन से कंफर्म हो जाए. सो दैट इज द लीडिंग क्वेश्चन. तो हमने बात करी लीडिंग क्वेश्चन होता क्या है, सेक्शन 141 ये हमें बताता है. अब बात करते हैं सेक्शन 142 एंड 143. 142 ये बताता है कब हम लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते और 143 बताता है कब हम लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ बात करें कि लीडिंग क्वेश्चन हम कब नहीं पूछ सकते हैं. तो जब एडवर्स पार्टी जो है वो उसको ऑब्जेक्ट कर दे तो हम नहीं पूछ सकते. मतलब कि जब तक वो ना करे तब तक हम जो है पूछेंगे, बट जब ऑब्जेक्ट कर देंगे तो हम नहीं पूछ सकते हैं. सो ये आपका चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन दोनों में अप्लाई होता है. लीडिंग क्वेश्चन का रूल जो है आपका चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन दोनों में अप्लाई होता है. और कोर्ट इज अंडर टोटल डिस्क्रिशन कि वो लीडिंग क्वेश्चन को परमिट कर सकती है एग्जामिनेशन इन चीफ में. और इसके लिए हमारे पास एक केस लॉ है आर वर्सेस अब्दुल्ला का, जिसके अंदर ये चीज हेल्ड हुई है कि कोर्ट इज अंडर टोटल डिस्क्रिशन टू अलाउ अ लीडिंग क्वेश्चन इन दी केस. अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके अंदर लीडिंग क्वेश्चंस को नहीं, मतलब लीडिंग ऑल्दो दे ऑब्जेक्ट की लीडिंग क्वेश्चन है बट नो, वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं माना जाएगा. देयर आर सम एक्सेप्शन when they cannot be asked. इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि पहला है कोई भी इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड मैटर है. कोई भी ऐसा फैक्ट है, कोई भी ऐसा मैटर जो अनडिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं है. या फिर कोई कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हम मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको भी आगे हम इसका भी सेक्शन है हमारे पास. या फिर हॉस्टाइल विटनेसेस के लिए हम यूज करते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स के अंदर हम लीडिंग क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं. तो दीज आर सम एक्सेप्शंस इन विच लीडिंग क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. और अब हम बात करें सेक्शन 143 की, कब लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जी, लीडिंग क्वेश्चन पूछने का पूरा राइट है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन में. आप क्रॉस एग्जामिनेशन में जितने चाहें उतने लीडिंग क्वेश्चन पूछें. नो वन विल स्टॉप यू एंड नो वन विल ऑब्जेक्ट यू, बट इट शुड बी अंडर टोटल डिस्कशन कि जी जो आप पूछे वो गलत ना. सो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 151 है कि 151 कहता है आपका इनडिसेंट एंड स्कैंडेलियस क्वेश्चंस. और यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन में चाहे चीफ के अंदर पूछे जाते हैं तो कोर्ट फॉरबिड कर सकता है अंडर सेक्शन 151. सो ये तो हो गया आपका लीडिंग क्वेश्चंस जो आप क्रॉस एग्जामिनेशन और चीफ एग्जामिनेशन दोनों में पूछ सकते हैं और कब नहीं पूछ सकते. वी हैव डिस्कस्ड इन दिस. नाउ द मेन सेक्शन जो अब हमें करना है दैट इज सेक्शन 145. अब सेक्शन 145 कहता क्या है? इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन. 145 एंड 157 ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन और कोरोबोरेशन करने में बहुत हेल्प करते हैं. अब सेक्शन 145 कहता है क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग. इसका मतलब यह है कि जो विटनेस है जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आता है, आइदर इन प्रोसिक्यूशन एविडेंस और आपका डिफेंस एविडेंस जो है आपका, जब वो उसके अंदर आता है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है बाय कन्फ्रंटिंग हिम विद हिज ओन प्रीवियस स्टेटमेंट विच इज इन राइटिंग और रिड्यूस्ड इन राइटिंग. हम किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं उसी की ही कोई प्रीवियस स्टेटमेंट दिखाकर जो उसने लिखी हो या फिर उसको रिटर्न में रिड्यूस कराया गया हो, किसी के थ्रू लिखवाई हो. ये हम कर सकते हैं सेक्शन 145 के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट. अब
इसी पे हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट में तो हम ये कहते हैं कि जब आप उसको ये पूछते हो कि भाई क्या तुमने ये स्टेटमेंट बनाई है, उसने वो स्टेटमेंट बनाई है, उसने वो स्टेटमेंट दी है, पर हम उसको दिखाएंगे नहीं कि क्या तो ये तुमने स्टेटमेंट बनाई है। हम सिर्फ उससे पूछेंगे वेदर यू हैव मेड एनी स्टेटमेंट। अब या तो वो डिनाइल करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो वो हमारा पर्पस सॉल्व करता नहीं है इसके अंदर, बट अब हम कहते हैं डिनाइल करता है। अगर वो डिनाइल करेगा तो सीधा सीधा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट उसकी ऑलरेडी है हमारे पास, हम उसको दिखा नहीं रहे हैं। जब नहीं दिखा रहे हैं, वो डिनाइल कर रहा है, सो दैट इज टोटल कॉन्ट्रडिक्शन एंड कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ सेक्शन 145। एंड वी हैव केसेस इन दिस आल्सो, दैट इज नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन कंपनी वर्सेस गोल्ड्सबर्ग कंपनी। 1893 का ये केस है। विल गेट रिसेंट केस लॉज आल्सो ऑन दिस। सो ये है आपका पहला पार्ट। और ये जो आपका पार्ट है, ये जो रूल है आपका, जो मैंने आपको पहला रूल बताया है, ये रूल अप्लाई नहीं होता उन विटनेसेस पे जो इस सूट के अंदर, इस केस के अंदर पार्टी नहीं है। ये उन पे अप्लाई नहीं होता। दिस रूल अप्लाई वेयर विटनेस इज नॉट पार्टी टू सूट। नाउ सेकेंड पार्ट हम बात करते हैं, दैट इज वी आर इंटेंडेड टू कॉन्ट्राडिक्ट सच विटनेस। अब उस विटनेस को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए हमने तो एक पार्ट किया कि हम उसको बताएं, दिखाएंगे नहीं, हम उसको सीधा पूछेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट तुम्हारी है या नहीं। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर पार्ट को अटेंशन देते हैं जिसको हम कॉन्ट्राडिक्ट प्रूफ करना चाहते हैं। Like there's a statement of one page, and that statement of one page, there's a one paragraph which we want to contradict for our purpose। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उस एक पर्टिकुलर पैराग्राफ, उस पर्टिकुलर पार्ट, उस स्पेसिफिक पार्ट को अटेंशन देते हैं। हम उसको ये मौका देते हैं, वी गिव हिम अ चांस टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी। सपोज एक उसने स्टेटमेंट दी, उसके अंदर एक पैराग्राफ है जो हमें लग रहा है ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अब उसने जब सेकंड टाइम कुछ स्टेटमेंट दी तो उसके अंदर वो चीज पार्ट अलग दे दी। अब अलग दे दी तो कॉन्ट्राडिक्ट तो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास की प्रीवियस स्टेटमेंट है ऑलरेडी रिटर्न में। तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एक मौका देते हैं कि यार तुमने लास्ट टाइम जो स्टेटमेंट थी उसके अंदर यू हैव गिवन दिस स्टेटमेंट, नाउ यू आर गिविंग अ डिफरेंट स्टेटमेंट। नाउ द पार्ट विच वी आर स्टेटिंग, हम उसको मौका देंगे टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी और इनकंसिस्टेंसी, टू क्लियर द एम्बिग्विटी और डिस्प्यूट और दैट पर्टिकुलर पॉइंट। हम उसको पूरा मौका देंगे कि जो ये एम्बिग्विटी है, जो उसके अंदर दिक्कत आ रही है, क्लियर इट। और इफ ही सक्सेसफुल इन दिस, देन ठीक है, नहीं होता तो इट विल बेनिफिट अस। सो ये है, और ये आपका अप्लाई होता है सिविल एंड क्रिमिनल दोनों के अंदर। ये सिर्फ ये नहीं कि आपको क्रिमिनल केसेस में अप्लाई होगा, इट विल अप्लाई टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। एंड when the previous statement proved to be an admission, मतलब कि यदि कोई प्रीवियस स्टेटमेंट जो ऑलरेडी एडमिशन हो चुका है, जो एडमिशन के पर्व्यू में आ गया, सेक्शन 17 के पर्व्यू में आ चुका है कि जी एडमिशन है, बट अब वो कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है सेक्शन 145 के अंदर, तो अब वो एडमिशन नहीं रहेगी। मतलब कि एक स्टेटमेंट जिसको हम एडमिशन प्रूफ कर चुके हैं सेक्शन 17 के अंदर, बट अब उसने एक दोबारा स्टेटमेंट दी और वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई और वो सेक्शन 145 के अंदर कॉन्ट्राडिक्ट हो चुकी है, तो अब वो जो एडमिशन का पार्ट था वो अब एडमिशन नहीं रहेगा। और इसके लिए हमारे पास केस है 2003 का करण सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का, जिसमें यही चीज हेल्ड हुई है। देन व्हेन प्रीवियस स्टेटमेंट which is proved to be an admission and now it is contradicted under section 145, now it is not an admission। अब बात करते हैं कि जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसका अमाउंट क्या रहेगा, कितना अमाउंट तक कॉन्ट्राडिक्शन होगी। सो बेसिकली ओमिशन टू स्टेट अ फैक्ट अमाउंट्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। इट इज एज सिंपल एज दैट कि अगर कोई स्टेट को किसी भी हम पर्टिकुलर पॉइंट या फैक्ट को जो हमने दी और हम प्रीवियस स्टेटमेंट में हमने मेंशन करा है, बट न्यू स्टेटमेंट में हम उसको ओमिट कर गए, बताया नहीं हमने,
तो ये आपका क्लियरली कॉन्ट्राडिक्शन है। और इसके लिए हमारे पास 2004 का एक केस है गोपाल वर्सेस सुभाष, जिसके अंदर ये सेम चीज हेल्ड हुई है। ओके, नाउ कॉन्ट्राडिक्शन बाय हिज ओन प्रीवियस स्टेटमेंट ओनली, नॉट बाय द स्टेटमेंट ऑफ एनी अदर विटनेस। मतलब ये कि जो हम कॉन्ट्रडिक्शन करेंगे हम उसी की प्रीवियस स्टेटमेंट को लेके करेंगे, हम किसी और व्यक्ति की प्रीवियस स्टेटमेंट को लेके नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास केस भी है 2004 का, इट इज CR नरसंग भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। द सेम थिंग इज हेल्ड इन दिस। और हमें सिर्फ इस पूरे में सिर्फ जो कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है उसी पोर्शन को हमें प्रूव करना है। We don't have to prove any other thing, or neither that person has to clear his thought or any other point. We have to just prove the contradiction portion. And there are various cases, either it is R versus Ajit 1945 का ये केस है, या फिर अब्दुल्ला वर्सेस केरल 1981 का ये केस है, या फिर कावेरी वेंकटेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1981 का ये केस है, या फिर 1988 का केचार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, या फिर रुनेथार मोहन वर्सेस केरला 1990 का ये केस है। these are वेरियस केसेस जो हमें ये कहते हैं कि हमें सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन का जो पार्ट है ये प्रूव करना है। और जो केसेस के नाम है, मे बी आई प्रोनाउंस्ड सम बिट रॉन्ग, तो मैं उन सब केसेस की जो लिस्ट है आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि कोई दिक्कत आपको भी ना हो, कोई एम्बिग्विटी ना रह जाए, बिकॉज द वर्ड्स आर प्रोनाउंसिएशन सबकी अलग अलग है। सो आई विल मेंशन दी names of the cases in the description box. और सेक्शन 145 के लिए एक चीज और है हमारे पास, दैट इज अ केस डायरी। नाउ केस डायरी के अंदर भी चीजें लिखी जाती हैं, तो केस डायरी को हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। वी डोंट यूज देम टू कॉन्ट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145, वी ओनली यूज देम टू रिफ्रेश मेमोरी। अब रिफ्रेश मेमोरी का हमने पहले भी जिक्र किया था, दोबारा जिक्र कर रहे हैं। तो रिफ्रेश मेमोरी आपको मिलता है सेक्शन 172 के अंदर। सो ये तो हो गया आपका कोरोबरेशन, सॉरी माय बैड, कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ अब हम बात करें कोरोबरेशन की, तो कोरोबरेशन के लिए हमारे पास सेक्शन है 157 कि दैट फॉर्मर स्टेटमेंट मस्ट बी प्रूव्ड। मतलब फॉर्मर स्टेटमेंट जो है विटनेस की उसको भी प्रूव होना जरूरी है। Now, previous statement of witness can be used to corroborate only his own evidence. Now, if I have given a statement earlier, now I am giving a new statement, so it can be used for the corroboration. और इसके लिए हमारे पास केस है शशि जेना वर्सेस खादल शिवम, 2004 का ये केस है कि प्रीवियस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं corroborate करने के लिए। Now, मेन ऑब्जेक्ट क्या है इसका? अगर हम सेक्शन 157 की बात करें, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एडमिट स्टेटमेंट्स, दैट्स इट। हमें स्टेटमेंट को एडमिट करवाना है। अगर हमें स्टेटमेंट को एडमिट करवाना है तो वी नीड अ कोरोबोरेशन, एक सपोर्टिंग एविडेंस वी नीड। सो सेक्शन 157 हेल्प करता है हमें फॉर द सेम। नाउ फॉर्मर स्टेटमेंट जो है इट मे बी इट कैन बी यूज्ड, but to use that we have to prove that former statement. If it has been proved that the former statement is correct, then only it can be used to corroborate the present statement. Now there's a case law for the same, that is Jamal Momin versus R, जिसके अंदर यही कहा गया कि the former statement may be proved to contradict present statement. Now ये होगी एक चीज। अब हम बात करते हैं सेक्शन 164 की स्टेटमेंट्स का। सेक्शन 164 की स्टेटमेंट यदि मजिस्ट्रेट के सामने दी जाती है तो उस स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी अंडर सेक्शन 145 एंड करोबरेट करने के लिए भी अंडर सेक्शन 157। स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 कैन बी यूज टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड करोबरेट बोथ। Similarly, the FIR also. Now, when we are talking about section 164 statement, we have a case law also, that is R. Shaji versus State of Kerala of 2013.
एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एफआईआर को भी हम यूज कर सकते हैं बोथ कोरोबरेशन के लिए भी और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए भी, और इसके लिए भी हमारे पास केस लॉज हैं। 1957 के भी केस लॉ है हमारे पास, 1946 का भी है। 1946 में मगनलाल वर्सेस आर का केस था, 1957 में हमारे पास निसार अली वर्सेस स्टेट का केस था। सो इन केसेस के अंदर वी कैन यूज एफआईआर 164 स्टेटमेंट बोथ टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कोरोबरेट। और बात करें अगर हम पंचनामा की, तो कंटेंट्स ऑफ द पंचनामा आर नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस अनलेस प्रूव्ड बाय द विटनेसेस। अब पंचनामा जब प्रिपेयर हो रहा होता है सो उसके अंदर हम विटनेसेस लगाते हैं, तो अब जो पंचनामा के कंटेंट्स हैं उनको एडमिसिबिलिटी नहीं मिलती है तब तक जो उसके विटनेसेस हैं वो उसको प्रूव ना करते। सो contents of Panchnama can be used for refreshing memory. It can be used for refreshing memory and it can also be used to corroborate. So, ये था आपका सेक्शन 145 एंड 157. So, ये तो हो गया आपका सारा एग्जामिनेशन एंड विटनेसेस, जो आपके विटनेसेस एग्जामिनेशन के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। And still, if there are any doubts, I'm always open for all the doubts. आप नीचे comment section में mention कर सकते हैं। And if I have mentioned any case law wrong or any statement जो शायद मैंने गलत बता दी हो, I'm always open for suggestion. If you know something better than me, if you know any better case law, please do mention in the description box. Thank you.